हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर लर्नर, मैं आप सभी का सक्सेस जोन चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं प्रीति महतो आज आप लोगों के साथ पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर के फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। हम सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होते हैं और 50 क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं। तो हम लोगों का आज का सेशन होगा फिजिक्स के स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चनों के साथ, और जो लेफ्ट 25 है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। हमारा क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स से दे सकते हैं। तो हम सभी को पता है कि कभी भी प्लेन मिरर में इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं होता है। तो इससे हम लोग दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि हम लोगों का ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो कभी हो ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज कि कभी भी प्लेन मिरर में इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं होता है। एंड हम लोग के पास अभी लेफ्ट है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। सो वी नो दैट कि हमेशा प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, कभी भी हम लोग प्लेन मिरर में रियल इमेज फॉर्म नहीं कर सकते। तो इससे हम लोगों को पता चला कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। So now come to the next question. Our second question is the imaginary line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror is। और हम लोगों के पास ऑप्शंस है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ एंड पैरेलल रे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई एक इमेजिनरी लाइन जो स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं कोई भी स्फेरिकल मिरर है जिसका ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है पोल और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ वी ड्रॉ एनी इमेजिनरी लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, तो उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज a ray parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror will pass through। और ऑप्शंस है प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए पहले ड्रॉ करते हैं एक कनकेव मिरर। ठीक है, हम लोग एक कनकेव मिरर ड्रॉ किए। वी नो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पोल, दिस इज कॉल्ड एज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई एक पैरेलल रे कनकेव मिरर से टकराता है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वह कहाँ से पास करेगा। तो वी नो दैट कि वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। ये हम लोग इमेज फॉर्मेशन का प्रिंसिपल में पढ़े थे कि अगर कोई पैरेलल रे किसी भी स्फेरिकल मिरर से टकराता है तो वो हमेशा उसके प्रिंसिपल फोकस से पास करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ द इमेज formed by a convex mirror when the object is placed at infinity। ठीक है, हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी में। हम लोग इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर से बस दो ही पोजीशन में पढ़े हैं,
एक होता है हम लोग इन्फिनिटी में चाहे ऑब्जेक्ट रहता है या तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग का कन्वेक्स मिरर में लार्ज इमेज नहीं बन सकता, ना ही लार्ज बनेगा, ना ही सेम साइज का बनता है, और ना इन लार्ज का तो बात ही नहीं कर सकते। तो इससे हम लोग तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं कि हम लोग का इन लार्ज इमेज भी नहीं बनेगा, लार्ज इमेज भी नहीं बनेगा और सेम साइज का भी नहीं बनेगा। तो जो कि हम लोग का पैरेलल आ रहा है वो क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के पैरेलली आया, तो वो कहाँ जाके मीट करेगा, फोकस में। ठीक है, और फोकस में हम लोग का हमेशा पॉइंट साइज का इमेज फॉर्म होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पॉइंट साइज। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is the type of mirror used by dentists to see larger image of the teeth of the patients is। Options है concave, convex, plane, plano-convex। तो हम लोग इसमें भी पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखते हैं। We all know that कि प्लेन मिरर में सेम साइज का इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। तो हमारा प्लेन मिरर तो हो नहीं सकता। अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लेनो कन्वेक्स मिरर लेते हैं, तो कन्वेक्स मिरर जहाँ पे कन्वेक्स आ गया वहाँ तो हम लोग नहीं कन्वेक्स को ले ही नहीं सकते, जस्ट बिकॉज कि कन्वेक्स हम लोग का क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को वो छोटा इमेज फॉर्म करेगा। हमेशा हम लोग रख के देखे हैं, चाहे तो इन्फिनिटी में या तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, हमेशा कन्वेक्स मिरर डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म करता है। सो हम लोग अपने टीथ को लार्जर देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कनकेव मिरर। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for given pair of media. This law is known as first option is Molle's law, second Snell's law, Stephen's law, Pascal's law. So we all know that sine of I upon sine of r is equal to कांस्टेंट। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज स्नेल्स लॉ। और इस क्वेश्चन में हम लोग ये भी जज कर सकते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड 10 तक तो ना ही मॉलस लॉ जानते हैं, ना ही स्टीफेंस लॉ जानते हैं और ना ही पास्कल्स लॉ जानते हैं। हम लोग बस स्नेल्स लॉ पढ़े हैं, और स्नेल्स लॉ हम लोग को साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर का रेशियो होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ अ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस ऑब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हमारे पास है ऑप्शन आइस, सेकेंड ऑप्शन कार्बन, थर्ड ऑप्शन डायमंड और फोर्थ ऑप्शन रूबी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आइस से। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.309 और कार्बन का होता है लगभग वो 2 पॉइंट समथिंग के रेंज में होता है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, थर्ड है डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.418 और रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.76।
तो फ्रॉम दिस हम लोग ईजिली बता सकते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड. क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई एक स्फेरिकल लेंस है. लेट अस कि हम एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं. ठीक है, तो इस कन्वेक्स लेंस का जो इफेक्टिव डायमीटर है, ठीक है, जो सर्कुलर आउटलाइन है, जो इफेक्टिव डायमीटर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं. ऑप्टिकल सेंटर तो इस पार्ट को कहा जाता है. ये ऑप्शन तो होगा नहीं. और लेंस में जो पोल होता है उसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. प्रिंसिपल फोकस, तो फोकस वो हम लोग का इमेजिनरी लाइन पे रहता है, तो प्रिंसिपल फोकस भी नहीं होगा. तो हम लोग इससे क्या कहते हैं कि हम लोग का जो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस होता है उसको हम लोग एपर्चर कहते हैं. तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा. Now, come to the next question. The focal length of plane mirror is option 0, 1, infinity and 2. तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा. तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज इन्फिनिटी. जस्ट बिकॉज कि हम लोग प्लेन मिरर इज कंसीडर्ड एज spherical mirror of infinite radius. And we know the relation between focal length and radius of the mirror, that is f is equal to r upon 2. Then हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो हम लोग का फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ मिरर के हाफ होता है. तो इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि अगर हम लोग का स्फेरिकल मिरर का इन्फिनाइट रेडियस है तो उसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा. तो इसमें हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट है. अब आते हैं एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस. तो इस क्वेश्चन से तो सारे स्टूडेंट्स वाकिफ़ होंगे कि एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है. उसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना ऑफ आई इज अ. रेटिना ऑफ आई हम लोग का क्या रहता है. ऑप्शन है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, सेकेंड ऑप्शन लेंस, थर्ड ऑप्शन ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन एपर्चर. तो हम लोग जानते हैं कि रेटिना हम लोग का क्या होता है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है. रेटिना में ही हम लोग का इमेज का फॉर्मेशन होता है. तो इस ऑप्शन में क्या होगा, रेटिना हम लोग का लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. दिस इज कॉल्ड ऑप्शन प्रेसबायोपिया, एकोमोडेशन, नियर साइटेडनेस, आइरिस. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ह्यूमन आई किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, वो डिफरेंट डिस्टेंस में हो सकता है. ठीक है, मानते हैं कि कोई इंसान का आई यहाँ पे है, वो यहाँ का भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है और यहाँ का भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है. वो क्या करता है, अपना फोकल लेंथ ऑफ लेंस होता है, जो आई में लेंस प्रेजेंट रहता है, उसको
उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करके वो इतने सामने का भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है और इतने दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये कोई डिजीज़ तो होता नहीं है, तो प्रेस बायोपिया भी नहीं होगा, नियर साइटेडनेस भी नहीं होगा, और ये कोई आई का पार्ट होता नहीं है, तो आइरिस तो हम लोग का आई का पार्ट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई। नाउ come to the next question. Our next question is, the change in focal length of an eye lens is caused by action of the option A pupil, second option retina, third option ciliary muscle, fourth option iris। इसमें क्या कहा गया है कि हम लोग आई लेंस के फोकल लेंथ को आई के किस पार्ट के कारण चेंज कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग का फोकल लेंथ ऑफ आई किसके कारण एडजस्टेबल होता है। तो हम लोग देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है ना कि हम लोग का चेंज इन कर्वेचर होता है। किसका? चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अगर हम लोग आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करेंगे तो हम लोग का आई लेंस का फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो उससे हम लोग का क्या वो हम लोग का कौन करवाता है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स हम लोग के आई के कर्वेचर को चेंज करने में हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the power of accommodation of the eye usually decreases with aging. This condition is called as। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का ओल्ड एज में क्या होता है कि हम लोग को आँख में बहुत तरह का प्रॉब्लम आने लगता है। तो इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई होता है ना, वो हम लोग का यूजुअली क्या होता है, घटते जाता है एज बढ़ने के साथ। हम लोग का एज बढ़ते जाता है, उस तरह हम लोग का पावर ऑफ एकोमोडेशन आई का घटते जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग मायोपिया, उस कंडीशन में क्या होता है ना कि एज बढ़ते के साथ हम लोग को ना ही बहुत ज़्यादा सामने है, जैसे ये हम लोग का आई है, तो ना ही हम लोग को बहुत सामने का चीज़ क्लियरली दिखाई देता है और ना ही दूर का क्लियर का चीज़ दिखाई देता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग का दो टाइप का डिजीज़ होता है, एक होता है नियर साइटेडनेस और एक होता है फार साइटेडनेस, दैट इज़ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेटेड है। और एस्टिग्मेटिज्म भी हम लोग का एक डिजीज़ है। हम लोग का यूजुअली जो ओल्ड एज में होता है वो होता है प्रेस बायोपिया, जो कि कॉम्बिनेशन होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का। जैसा कि मैंने बताया कि ना ही हम लोग को क्लियरली नियर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है और ना ही दूर का। तो इस डिजीज़ को क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। Now come to the next question. Our next question is, among the following colors, which bends the most when white light undergoes dispersion is? हम लोगों के पास ऑप्शन है इंडिगो, ऑरेंज, रेड एंड येलो। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे शॉर्टर वेवलेंथ किसका होता है। देन वी नो दैट कि वायलेट हैव शॉर्टर वेवलेंथ। वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा रहता है। तो वायलेट का अगर वेवलेंथ सबसे छोटा है तो वो क्या होगा? सबसे स्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में तो हम लोगों के पास वायलेट नहीं है, हम लोगों के पास है इंडिगो, ऑरेंज, रेड एंड येलो।
देन वी नो द कॉन्सेप्ट कि हम लोग के पास 7 कलर होता है, VIBGYOR, विबग्योर। तो हम लोग का वेवलेंथ इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। जो सबसे टॉप में रहता है उसके पास सबसे शॉर्टर वेवलेंथ होता है, जबकि जो सबसे बॉटम में रहता है उसके पास वेवलेंथ बहुत ही हाई रहता है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या देख सकते हैं कि हम लोग का पूछा गया है कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बेंड होगा, तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा बेंड होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि वायलेट के जस्ट बाद हम लोगों का क्या आ रहा है, इंडिगो। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, कि तारा क्यों टिमटिमाता है। ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सेकेंड ऑप्शन एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन एटमॉस्फेरिक डिस्पर्सन, फोर्थ ऑप्शन स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो हम लोगों को पता है कि जो स्टार्स होते हैं वो, ये हम लोग का मानते हैं अर्थ है, तो अर्थ से वो काफ़ी दूर में लोकेटेड है। और हम लोगों को पता है कि अर्थ हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर से बना हुआ है, डिफरेंट टाइप का एटमॉस्फेरिक लेयर है। तो जो स्टार का लाइट है ना, वो स्टार का लाइट अर्थ तक पहुंचने में क्या होता है, बहुत बार, मैनी टाइम वो क्या करता है, मतलब द लाइट ऑफ द स्टार डू मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन टू रीच टू द अर्थ। ठीक है, तो वो डिफरेंट लेयर से जब पास करता है ना, दैट्स वाई वो हम लोग को ट्विंकलिंग दिखता है। ठीक है, तो वो किसके कारण हुआ, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा कोलाइडल पार्टिकल से, उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है थर्मल इफेक्ट, बैल्विन इफेक्ट, रैमन इफेक्ट और टिंडल इफेक्ट। तो हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस फेनोमेना में देखे हैं, हम लोग इसको टिंडल इफेक्ट में देखे हैं, कि कोई कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण ही वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट इज काज्ड ड्यू टू। मतलब कि ब्लू कलर, आसमान का नीला कलर, और सन का रेडिश कलर ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट वो क्यों होता है, रिफ्लेक्शन के कारण तो होगा नहीं। ठीक है, वो क्या होता है कि हम लोग का, देखिए ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होता है, हम लोग का ब्लू कलर डे में दिखाई देता है ना, कि हम लोग का ब्लू कलर हर छोटा से छोटा पार्टिकल्स से टकराने के बाद भी वो क्या होता है, स्कैटर करता है। ठीक है, इस कारण हम लोग का क्या होता है, स्काई का कलर ब्लू दिखता है। सेम हम लोग का सनसेट और सनराइज के टाइम भी होता है, तो इसलिए इस फेनोमेना को हम लोग करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 1 एम्पियर करंट इज। 1 एम्पियर करंट को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग के पास ऑप्शंस है 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड, थर्ड 2 कूलम इंटू बाई 1 सेकेंड स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर। तो एम्पियर हम लोग का 1 एम्पियर। ठीक है,
1 एम्पियर क्या है हम लोग का? करंट. एंड वी ऑल नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ करंट. फॉर्मूला ऑफ करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम. मतलब क्या होता है? चार्ज का क्या होगा? SI यूनिट कूलम, और टाइम का क्या होगा? सेकेंड. तो 1 एम्पियर करंट कब होगा? जब हम लोग का 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 एम्पियर. तो इससे हम लोगों का क्या पता चल रहा है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज. मानते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने के बराबर होता है? इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज इनटू वर्क डन, चार्ज अपॉन वर्क डन, चार्ज का स्क्वायर अपॉन वर्क डन. तो हम लोग देखते हैं, 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो यहाँ हम लोग पोटेंशियल, किसी भी पोटेंशियल का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब क्या है? एक हाई पे होगा और एक एज यूजुअल लो पे होगा. तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ऑप्शन हम लोग का पॉइंट ए हाई पे है और पॉइंट बी लो पे है. तो क्या होगा? कोई चार्ज अगर हम लोग का हाई पे है तो वो क्या होगा? हाई से हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग का कोई भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करता है. तो हम लोग का चार्ज हाई पोटेंशियल से किधर जा रहा है? लो पोटेंशियल की तरफ. तो ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाने में क्या कर रहा है? चार्ज क्या कर रहा है? वर्क डन. ठीक है, चार्ज क्या कर रहा है हम लोग का? वर्क डन. तो क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज. पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हर किसी को पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 1 ओम इज इक्वल टू. मतलब क्या कहा गया है कि 1 ओम कितना के बराबर होगा. ठीक है, तो 1 ओम हम लोगों का क्या है? रेजिस्टेंस है. एंड वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I. ठीक है, तो यहाँ हम लोग वोल्टेज का SI यूनिट लिखते हैं. वोल्टेज का SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट. दैट इज V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट. और करंट का SI यूनिट क्या होता है? एम्पेयर. तो इससे हम लोग का क्या ऑप्शन, किस ऑप्शन को हम लोग टिक कर सकते हैं? कौन सा हम लोग का सही है? हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट है. मतलब 1 ओम रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा? 1 वोल्ट और 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर. तो हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं. इसमें क्या कहा गया है? इफ द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इज डबल्ड देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. हम लोग, और ऑप्शन है रिड्यूसेस बाय हाफ, डबल्स बाय हाफ, रिड्यूसेस बाय 1/4. और हम लोग क्या किए हैं? मेटेलिक वायर के लेंथ को डबल किए हैं. तो हम लोग का पहले अगर मेटेलिक वायर का लेंथ अगर L है तो अब हम लोग का डबल होके क्या हो जाना चाहिए? न्यू मेटेलिक, उसका लेंथ कितना होना चाहिए? 2L. पहले L था, अब क्या हो गया? 2L. तो हम लोग देखना है कि उसका रेजिस्टेंस में क्या बदलाव आया. तो पहले जब उसका L लेंथ था तो उस टाइम उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. ठीक है, अब उसका जब लेंथ 2L हो गया तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R डैश, मानते हैं उसको R डैश. तो R डैश इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा? रो. रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम मटेरियल ही है, तो रेजिस्टिविटी वही रहेगा.
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो चेंज नहीं होगा, वही होगा, जस्ट बिकॉज हम लोग जस्ट उसको डबल किए हैं तो हम लोग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही हो जाएगा। और लेंथ लेंथ को हम लोग क्या किए थे, डबल किए थे, तो डबल कर दिए। तो हम लोग देखते हैं कि कितना बदलाव आया। ये रहा हम लोग का नया रेजिस्टेंस और ये जो प्रीवियसली उसका था। तो आर डैश अपॉन आर देखते हैं, तो लिखते हैं आर डैश हम लोग का कितना है, रो 2L अपॉन ए, और आर कितना के बराबर है, रो L बाई ए। तो इससे देखिए हम लोग का रो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो सेम है, ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, और L भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या बचा, आर डैश बाई आर इज इक्वल टू 2। मतलब हम लोग का नया रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा, पुराने रेजिस्टेंस के डबल हो जाएगा। तो हम लोग का इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डबल्स। क्या हुआ, पुराना जो रेजिस्टेंस था उसका डबल्स हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, तो ये तो सबको पता है कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, क्या कहा गया है, कोई भी रेजिस्टेंस है वो हम लोग का कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। ठीक है, और उस टाइम क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड है तो उस टाइम क्या होता है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल करंट इन द सर्किट। सेकेंड ऑप्शन, voltage across each resistor is same as the total voltage in the circuit. Third option, the sum of the current passing through each resistor is the same as the total current in the circuit. Fourth option, the effective resistance is less than the smallest of the individual resistance. ठीक है, तो पहले हम लोग ऑप्शंस का मतलब जानते हैं। क्वेश्चन तो क्लियर है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हम लोग दो रेजिस्टेंस ले रहे हैं और दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्टेड कर रहे हैं, मतलब ऐसे हम लोग का सीरीज में कनेक्टेड है। लेट सपोज इसका R1 नाम है और इसका R2 नाम है। ठीक है, मतलब ये R1 ओम का है और ये R2 ओम का है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है, करेंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल करेंट इन द सर्किट। मतलब अगर इसको हम लोग कोई सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें क्या किए, V पोटेंशियल इसमें अप्लाई किए, तो इसमें क्या हो रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन क्या कह रहा है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम एज द टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस में क्या सेम करंट फ्लो करेगा जितना इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, मतलब R1 में भी I फ्लो करना चाहिए और R2 में भी I फ्लो करना चाहिए। तो हाँ, सीरीज कनेक्शन में हम लोगों को पता है कि सेम करंट फ्लो करता है, तो हम लोगों का तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन फिर भी हम लोग ऑप्शन बी, सी और डी को देखते हैं कि वो सब गलत क्यों है। ऑप्शन बी में कहा गया है वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल वोल्टेज इन द सर्किट। हम लोग को क्या बोला है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो क्या R1 में भी वोल्टेज सेम होगा और R2 में भी वोल्टेज सेम होगा, R2 में भी सेम वोल्टेज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि सीरीज में कभी भी दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम कभी नहीं हो सकता। हम लोगों को पता है कि हम लोग का वोल्टेज कब सेम होगा, जब कभी भी हम लोग का दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होगा, तभी हम लोगों का वोल्टेज दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन, द सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल करंट इन द सर्किट। क्वेश्चन में क्या गया है, ऑप्शन में है सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम एज द टोटल करंट इन द सर्किट। मतलब अगर R1 में I1 जा रहा है तो I1 को जोड़ेंगे और R2 में अगर I2 जा रहा है तो दोनों को जोड़ के हम लोग का I के बराबर आना चाहिए।
तो ऐसा तो होता नहीं है, दोनों में हम लोग का सेम करंट जाता है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी में कहा गया है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट इसका कितना होना चाहिए, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होगा ना इंडिविजुअली, मतलब R1 और R2 ले रहे हैं, लेट सपोज R1 को हम लोग 3 ओम ले रहे हैं और R2 को हम लोग 1 ओम ले रहे हैं, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला है ना कि R इक्विवेलेंट इसमें कितना आना चाहिए, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी कम आना चाहिए। तो हम लोग सीरीज कनेक्शन में जानते हैं कि कभी ऐसा नहीं होता है, क्या होता है कि हम लोग R1 और R2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा इसका 4 ओम, तो ये भी ऑप्शन हम लोग का गलत है। ठीक है, तो आज का टारगेट हम लोग पूरा कर लिए हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो या ख़राब लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।